Okay, so today we are going to start the chapter 2 of second year chemistry. कल हमने चैप्टर 1 डिस्कस किया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, और आज मैं आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर 2 ओवरऑल स्टार्ट टू एंड. ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन. दिस इज़ आल्सो अ स्मॉल चैप्टर, सो जस्ट वन क्लास इज सफिशेंट फॉर दिस चैप्टर एज वेल. तो दो छोटे चैप्टर्स हैं सेकेंड ईयर में, आप जानते हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2. सो दिस चैप्टर इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन. सो जस्ट वी नीड टू डिस्कस समथिंग अबाउट हाइड्रोजन. ठीक है, तो हाइड्रोजन के बारे में जैसे आप जानते हैं कि इट इज़ 1H1. हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसका जो सिंबल होता है दैट इज़ कैपिटल H, और 1H1 हम इस तरह से कह सकते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास वो दोनों 1 होता है. तो अगर एटॉमिक नंबर बात की जाए हाइड्रोजन की तो दैट इज़ 1, और मास नंबर की बात की जाए दैट इज़ आल्सो 1 AMU. सिंपल थिंग्स. शुरू में तो आपको पता आसान बातें ही करता हूँ मैं. डिस्कवरर जो इसका था उसका नाम था कैवेंडिश, लॉर्ड हेनरी कैवेंडिश, जिसने इसको डिस्कवर किया था. हाइड्रोजन को डिस्कवर करने साइंटिस्ट का नाम था लॉर्ड हेनरी कैवेंडिश, या जस्ट कैवेंडिश कह सकते हैं. ठीक है, और उसने किस तरह से डिस्कवर किया था? जिंक का रिएक्शन उसने HCl से कराया था, तो जिंक क्लोराइड बना था और हाइड्रोजन गैस अलग हो गई थी. दिस इज़ द मेथड बाय विच कैवेंडिश प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस दो वर्ड से निकला, हाइड्रो और जन. हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, और जैन मतलब होता है प्रोड्यूसर. तो दिस मीन्स वाटर प्रोड्यूसर या वाटर प्रोड्यूसिंग गैस. तो जो हमारे पास हाइड्रोजन होती है, चूँकि वो वाटर के अंदर मौजूद होता है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड वाटर प्रोड्यूसिंग गैस और वाटर प्रोड्यूसर. तो दिस इज़ हाउ द नेम ऑफ हाइड्रोजन वॉज डिस्कवर्ड. इस तरह से हाइड्रोजन का नाम डिस्कवर किया गया था या रखा गया था. हाइड्रोजन के बारे में आप जानते हैं, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स. कायनात में, यूनिवर्स में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट हमारे पास वो हाइड्रोजन है. और आपसे सेकंड मोस्ट अबंडेंट पूछा जाए कि सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स कौन सा है, तो उसका हम बताएंगे हीलियम. तो फर्स्ट नंबर पर हाइड्रोजन है, सेकंड नंबर पर हीलियम है. ठीक है, तो दिस इज़ अ सिंपल लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन गैस के बारे में. नाउ जब हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हमारे पास बच्चों 3 तरह, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन. 3 तरह का हाइड्रोजन हमारे पास है. फर्स्ट जिसको हम H2 कहते हैं, फर्स्ट हमारे पास है H2. इसको कुछ लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, और समटाइम्स इसी को हम लोग कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन गैस. मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस बोथ आर सेम थिंग्स. ये हमारे पास H2 होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर में होता है HH करके. अब चूँकि आप देख सकते हैं यहाँ दोनों हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हैं, तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, और स्टेबल होने की वजह से ये हमारे पास लेस रिएक्टिव होता है. और स्टेबल इस वजह से है कि इसका कंप्लीट डुप्लेट है. स्टेबल इस वजह से है कि कंप्लीट डुप्लेट है, डुप्लेट कंप्लीट है दोनों हाइड्रोजन के, मतलब लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग के बाद. दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन गैस और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन. दूसरी हाइड्रोजन जो हमारे पास होती है उसको हम लोग मतलब लार्ज ब्रैकेट के अंदर H लिख देते हैं. लार्ज ब्रैकेट में जब H लिखा है तो सब जानते हैं दिस इज़ कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन. इसको हम नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं. नेसेंट मतलब होता है नौज़ायदा या न्यूली बॉर्न. ठीक है, सो नेसेंट हाइड्रोजन भी कहते हैं, कुछ लोग इसको कहते हैं न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन, न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन. तो एक ही बात है, आप जो भी नाम लिख सकते हैं इसका. तो न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन है. तो हाइड्रोजन एट द टाइम ऑफ इट्स लिबरेशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज़ वेरी रिएक्टिव, एंड दैट इज़ कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन और न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन. जब हाइड्रोजन किसी रिएक्शन के दौरान पैदा होता है तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है. दैट हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन. जैसे कि जिंक और HCl का रिएक्शन जब कराया जाएगा तो ZnCl2 बनेगा, और जो हाइड्रोजन स्टार्ट में बनेगा वो नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा. ये जो नेसेंट रिएक्शन होता है, चूँकि ये इसका इनकम्प्लीट डुप्लेट है, इसके लास्ट शेल में बस 1 इलेक्ट्रॉन है. चूँकि इसका इनकम्प्लीट डुप्लेट है, इनकम्प्लीट डुप्लेट है, इसकी वजह से ये हमारे पास अनस्टेबल है, और अनस्टेबल होने की वजह से ये हमारे पास मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है.
इस H2 से ज़्यादा रिएक्टिव होता है ये। इसी तरह से एक और रिएक्टिव स्पीशी हमारे पास होती है जिसको हम सिर्फ कैपिटल H लिखते हैं, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। दिस इज़ कॉल्ड एटॉमिक हाइड्रोजन, ये भी आपने पढ़ा होगा। दिस इज़ कॉल्ड एटॉमिक हाइड्रोजन। अब एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ भी सेम यही चीज़ है कि दिस इज़ आल्सो अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल है क्योंकि इसका भी इनकम्प्लीट डुप्लेट है, लास्ट सेल में बस एक इलेक्ट्रॉन है, इनकम्प्लीट डुप्लेट है, और इस वजह से ये भी नेसेंट हाइड्रोजन की तरह से हाईली रिएक्टिव है। बट इसके बनने का तरीका अलग है, इसके प्रिपरेशन मेथड डिफरेंट है। इसकी जो प्रिपरेशन है वो इस तरह से नहीं करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर किसी रिएक्शन के दौरान जो हाइड्रोजन पैदा हो रहा है। ये कैसे बनता है? बाय द डिसोसिएशन ऑफ H2, बाय द डिसोसिएशन ऑफ H2। मतलब हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है ना, दिस इज द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसका अगर आप ये बॉन्ड ब्रेक कर दें तो हमारे पास एटॉमिक हाइड्रोजन बनेगा। जैसे कि ये हमारे पास HH है, उसको हम हीट करते हैं, जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? दिस बॉन्ड विल बी ब्रोकन डाउन एंड 2 एटम्स ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें कितनी हीट एनर्जी इसको देनी पड़ेगी? तो डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी? उसकी किन हीट कर रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन है जो कि आप जानते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड का टूटना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, उसमें हीट देनी पड़ती है। तो अगर हम किलो कैलोरी पर मोल की बात करें तो 104 किलो कैलोरी पर मोल, और अगर आपसे MKS में पूछ लिया जाए तो प्लस 435 किलो जूल पर मोल। इतनी हीट एनर्जी जब आप देंगे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को तो ये ब्रेक हो जाएगा ये बॉन्ड और आपको एटॉमिक हाइड्रोजन मिलेंगे। तो 3 टाइप्स के हाइड्रोजन हमारे पास होते हैं, या तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, या नेसेंट हाइड्रोजन, या एटॉमिक हाइड्रोजन। इनका फ़र्क आपको पता होना चाहिए कि इनमें डिफरेंस क्या है। पसंद में आ गई? तो ये आसान सी बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइसोटोप्स डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन के। ठीक है, जो छोटा चैप्टर है, कुछ चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स के बारे में कल भी मैंने आपको बताया था चैप्टर 1 में, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस आर कॉल्ड आइसोटोप्स। अगर किसकी एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास अलग है, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स किसे कहते हैं? आइसोटोप्स में होता है ऐसा एलिमेंट जिसका सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास या डिफरेंट मास नंबर। ए कैपिटल है, मास नंबर होता है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये आइसोटोप्स। अच्छा एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार्स। आइसोबार किसे कहते हैं? आइसोबार में इसका रिवर्स होता है कि सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक मास नंबर अलग हो लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो, दीज आर कॉल्ड आइसोबार्स। जैसे कि आर्गॉन एंड पोटेशियम, यस नॉट आर्गॉन एंड पोटेशियम, आर्गॉन एंड कैल्शियम आर आइसोबार्स। ये आइसोबार्स हैं। ये एप्टीट्यूड में आपसे पूछता है एंटी टेस्ट में। तो आइसोबार किस तरह से, चूँकि देखो इसका एटॉमिक नंबर 20 है, इसका एटॉमिक नंबर आर्गॉन का 18 होता है, लेकिन दोनों के मास नंबर अगर आपको पता है तो 40 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्गॉन और कैल्शियम आइसोबार्स है। वाई दे आर आइसोबार्स? बिकॉज देयर एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट बट देयर मास नंबर्स आर सेम। तो ये आइसोटोप नहीं, आइसोटोप में तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर। अभी हाइड्रोजन की करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा एक और चीज़ होती है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स किसे कहा जाता है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर दो एटम्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ जाएं, दीज आर कॉल्ड आइसोटोन्स। दो अलग अलग एलिमेंट्स हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसके अंदर सेम हो, दे आर कॉल्ड आइसोटोन्स। अच्छा आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो आपको पता है कि देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, देयर आर 3 आइसोटोप्स। 3 आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के, 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, दैट इज़ प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। 3 अलग अलग हमारे पास आइसोटोप्स आते हैं हाइड्रोजन के। तो तीनों को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड प्रोटियम कहलाता है फर्स्ट आइसोटोप, दूसरा कहलाता है ड्यूटीरियम, और तीसरा कहलाता है ट्राइटियम या ट्रीटियम। प्रोटियम को हम 1H1 भी लिख सकते हैं या फिर कैपिटल P लिख सकते हैं। ड्यूट्रियम होता है 1H2 या फिर कैपिटल D। ट्रीटियम 1H3 या फिर कैपिटल
TM इसको लिखते हैं, ठीक है। प्रोटियम हमारे पास कहलाता है, अब इसके अलग अलग सबके मैं पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। प्रोटियम की बात की जाती है इसको, तो इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। ये नॉर्मली हाइड्रोजन जो हमें मिलता है वो प्रोटियम होता है। ड्यूट्रियम हमारे पास कहलाता है, दिस इज कॉल्ड हैवी हाइड्रोजन, ये हैवी हाइड्रोजन है। और ट्रीटियम हमारे पास कहलाता है, क्योंकि अनस्टेबल होता है इसका न्यूक्लियस, तो ये रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन है। तो तीनों के अलग अलग नाम है। प्रोटियम का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर इसका 1 ही है, 1 AMU। ड्यूट्रियम का एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन मास नंबर इसका 2 AMU है। ट्रीटियम का एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन मास नंबर 3 AMU है। तभी देखो एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंस है, दैट्स वाई दे आर द आइसोटोप्स, इसलिए आइसोटोप्स है, बेसिक बात है। प्रोटॉन इसके अंदर 1 है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 1 है, न्यूट्रॉन इसके अंदर 0 है। इसके पास प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, न्यूट्रॉन इसके पास 1 है, जो कि A-Z होता है न्यूट्रॉन हमारे पास। इसके पास प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, और न्यूट्रॉन इसके पास 2 है, जो कि 3 - 1 = 2। न्यूट्रॉन निकालने का ही फॉर्मूला होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अच्छा, अब इसके बाद इसकी एबेंडेंस क्या है, इसकी एबेंडेंस कितनी है, तो एबेंडेंस की बात की जाए किस किस मिकदार में ये पाया जाता है, तो ये 99.98% आपके पास यही हाइड्रोजन होता है दुनिया में। ड्यूट्रियम की बात की जाए तो 0.0156%, ये काफ़ी कम होता है। ट्रीटियम तो बहुत कम होता है, 4 × 10⁻⁻15%, इतनी परसेंटेज इसकी एबेंडेंस है, ठीक है। अच्छा, इससे जो वाटर बनता है वो बनता है H2O, इससे जो वाटर बनता है वो बनता है D2O, इससे जो वाटर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, T2O। इससे जो वाटर बनता है इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी वाटर, जो आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑर्डिनरी वाटर। D2O इससे जो वाटर बनता है, दिस इज कॉल्ड हैवी वाटर, जो इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास 2 × 4 + 16 20 AMU होगा। और इससे जो वाटर बनता है, दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव वाटर, क्योंकि रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन से बन रहा है, दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव वाटर। अब चूँकि ट्यूट्रियम जो है वो रेडियो एक्टिव है, तो इसकी एक हाफ लाइफ भी होगी, इसकी हाफ लाइफ भी होगी। कितनी हाफ लाइफ होती है ट्रीटियम की, क्योंकि लैम्डा है, लैम्डा शो करता है, दैट इज कॉल्ड द हाफ लाइफ। हाफ लाइफ तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ होती है 0.7। अरे एक सवाल का जो 14.5 ईयर्स, 14.5 साल इसकी हाफ लाइफ होती है। ओके, सो नहीं, सबके अलग अलग होती है, मैं सिर्फ इसकी बता रहा हूँ, ट्रीटियम की बता रहा हूँ। यूरेनियम के अलग है, पोलोनियम के अलग है, रेडियम के अलग है, सबके अलग है। अच्छा, तो हमारा टॉपिक आइसोटोप्स पे चलो, आइसोटोप खत्म होंगे यहाँ पर, समझ में आ गया आइसोटोप। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसके बाद जो है वो 2 टॉपिक्स हमारे पास मौजूद हैं, एक प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन और एक हाइड्राइड्स है। बस ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर क्लोज है, ठीक है। दैट इज़, अब बोलो चैप्टर तो शुरू होते साथ ही ख़त्म हो गया, छोटा चैप्टर है और मेरी स्पीड भी माशाल्लाह। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जब प्रिपरेशन की बात की जाए तो उसको अलग अलग मेथड से बनाया जाता है। देयर आर सेवरल मेथड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो काफ़ी सारे मेथड हैं जिसके ज़रिए हम हाइड्रोजन गैस को बनाते हैं। तो उनमें हमारे पास सबसे पहला मेथड हमारे पास कहलाता है स्टीम कोक प्रोसेस। ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है सारी। सबसे पहला हमारे पास कहलाता है स्टीम कोक प्रोसेस। स्टीम कोक प्रोसेस में क्या होता है, स्टीम का रिएक्शन हम कराते हैं कोक के साथ, रेड हॉट कोक के साथ। कोक से मुराद होती है कार्बन। तो यहाँ पर स्टीम लेंगे उसका कोक से मुराद है कार्बन, एक आइसोटोप है, सॉरी एलोट्रोप है हाइड्रोजन का, कार्बन का। तो स्टीम कोक प्रोसेस में स्टीम का रिएक्शन कोक के साथ कराते हैं। इस तरह से हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होता है। ये इट अकर्स एट हाई टेम्परेचर। इसमें क्या हुआ, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है, तो हमारे पास यहाँ पर CO बन जाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस सेपरेट हो जाती है। अभी जो मिक्सचर बनता है ना कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का, दिस मिक्सचर इज़ कॉल्ड वाटर गैस। अब ये दोनों गैसेस लाइटर देन एयर है, इसकी वजह से हवा से ऊपर रहती हैं। अब इनको हमें सेपरेट आउट करना पड़ता है, अगर आपको पता है तो। सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर गैस, ऐसा कुछ सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा आपने। तो हमें सेपरेट करना पड़ता है।
तो सेपरेशन ऑफ H2 फ्रॉम वाटर गैस। तो सेपरेशन करने के लिए फर्दर हमारे पास बच्चों दो मेथड्स होते हैं इसको सेपरेट करने के लिए। पहला तरीका क्या होता है हमारे पास, जिसको हम लोग कहते हैं लिक्विफेक्शन मेथड। ठीक है, तो अच्छा समझ चुके हैं। हमारा KU का जो टेस्ट होता है उसमें डाउ JSMU का, उसमें ये होता है कि बस आपको वो कहते हैं बुक पढ़ के आ जाओ। बुक में कोई सिलेबस नहीं रिफ़र करता है, मतलब बुक में जो लिखा है उससे पूछ लेंगे। तो हमें बुक को थॉरली हमें पता होना चाहिए कि एक पॉइंट उसकी ना। अब आप खुद पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ क्या क्या बातें, वरना कोई इतनी आसान बात नहीं है बुक पढ़ के चले आना पूरी। को सिलेबस होता तो समझ में भी आता कि कुछ चीज़ें पढ़ ले रहे, कुछ चीज़ें छोड़ दे रहे। वो तो बुक में से कहीं से भी पूछ रहे हैं, तो हमें थॉरली पढ़ना है, भले शॉर्ट करके, लेकिन पढ़ना पूरी किताब को टच करना है आपको। ठीक है, तो लिक्विफिकेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि हम इसमें हम इसको -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल कर देते हैं। तो वाटर गैस को, जो वाटर गैस होता है CO+H2, इसको हम -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल कर देते हैं। इससे क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का की जो पॉइंट ऑफ लिक्विफेक्शन होती है वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो इस टेम्परेचर पे क्या होता है कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सेटल डाउन हो जाता है, ये ऊपर रह जाता है। लेकिन ये 99% तो सेटल डाउन हो जाता है। 1% CO को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम NaOH की शावरिंग कर देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे क्या होता है हमारे पास HCOONA सोडियम फॉर्मेट बन जाता है, जो एक लिक्विड होता है और वो भी लिक्विफाइड होकर वापस नीचे आ जाता है। तो ये 1% कार्बन मोनोऑक्साइड जो ट्रेस अमाउंट होती है ना, उसको रिमूव करने के लिए NaOH उसमें ऐड कर देते हैं। इससे हमारे पास एक कंपाउंड बन जाता है सोडियम फॉर्मेट, और सोडियम फॉर्मेट बनकर 1% कार्बन मोनोऑक्साइड भी सेटल डाउन हो जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इस तरह से एक मेथड तो ये है कि हाइड्रोजन गैस को सेपरेट कर दिया जाए। बाकी एक एक पेज याद किया होगा आपने उसके ऊपर सेकेंड ईयर में, मैं उसको शॉर्ट करके एक लाइन में बता रहा हूँ। और बात दूसरी चीज़ के हमारे पास कहलाते हैं दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन मेथड। अब ऑक्सीडेशन मेथड में क्या होता है आप जानते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ऐड कर देना है ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाए और फिर वो सेटल डाउन हो जाए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैवियर देन एयर होती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कार्बन जो वाटर गैस है उसमें मोर अमाउंट ऑफ स्टीम पास करेंगे एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ FeO कैटलिस्ट। तो इससे क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि इसका मॉलिक्यूलर मास 44 MeV होता है, ये सेटल डाउन हो जाएगा और ऊपर से आपको अलग हो जाएगा। तो दोनों में से किसी भी मेथड से हम हाइड्रोजन गैस को वाटर गैस में से सेपरेट आउट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये स्टीम को प्रोसेस है, हमें वाटर गैस मिला था, फिर हमने सेपरेट कर लिया किसी एक मेथड से। दूसरा जो प्रोसेस हमारे पास कहलाता है दिस इज कॉल्ड स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस में क्या होता है, स्टीम का रिएक्शन हम हाइड्रोकार्बन से करते हैं किसी, जैसे कि स्टीम लिया हमने CH4, उसका रिएक्शन करते हैं हम हाइड्रोकार्बन के साथ। अब कोई भी स्टीम का हाइड्रोकार्बन लीजिए, तो पहले हाइड्रोकार्बन ही लेते हैं। हाइड्रोकार्बन आपको पता है चैप्टर 7 में हम पढ़ेंगे डिटेल में। ये CH4 हमारे पास होता है हाइड्रोकार्बन। मीथेन आपको दूसरा भी ले सकते हैं। इसके रिएक्शन स्टीम से कराना है। स्टीम आपको पता है वाटर ही होता है, वेपर्स होते हैं वाटर के, और हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन भी होगा। उस पर क्या होगा कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन आपस में मिल जाएंगे। दोबारा से क्या होगा आपके पास CO+3H2, 3 to the 6 क्योंकि 4 + 2 6 हो रहा है हाइड्रोजन। ये आपके पास दोबारा से क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर। दिस इज कॉल्ड वाटर गैस। तो अगेन हमारे पास वाटर गैस बना। इसके सेपरेशन के लिए फिर वही दो टेक्निक अपना लेंगे, सेपरेट दोबारा नहीं कर रहा मैं, ठीक है, आप समझ चुके हैं। थर्ड उसके बाद हमारे पास कहलाता है स्टीम मिथेनॉल प्रोसेस। स्टीम मिथेनॉल प्रोसेस, स्टीम मिथेनॉल प्रोसेस के अंदर क्या किया जाएगा, स्टीम का रिएक्शन मिथेनॉल से कराया जाएगा। अब मिथेनॉल होता है हमारे पास, आपको पता है मिथाइल अल्कोहल CH3OH, दिस इज कॉल्ड मिथेनॉल। इसका रिएक्शन होगा स्टीम के साथ H2O के साथ, ये भी हाई टेम्परेचर पे होगा। अब यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड तो अच्छा देखो, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन 3 4 2 6 3H2। अच्छा, इसको सेपरेशन टेक्निक की नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका पता है कार्बन डाइऑक्साइड हैवियर देने रहे, डाउनवर्ड आ जाएगा और ये अपवर्ड हो जाएगा। यहाँ सेपरेशन टेक्निक नहीं लगाएंगे, उसके अंदर ज़रूरत नहीं है। चौथा मेथड जो हमारे पास कहलाता है दिस इज़ कॉल्ड
दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, या मीथेन की कर लेते हैं, सिंपल मीथेन की ही करनी है वैसे हमें, तो डायरेक्ट मीथेन लिख दे रहा हूँ। मीथेन की थर्मल डिकम्पोजिशन से भी हमारे पास बन सकता है। मीथेन हमारे पास होता है CH4। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब हवा की जो है वो गैर मौजूदगी में हम उसको हीट अप करते हैं। तो जब हम उसको हीट अप करेंगे हवा की गैर मौजूदगी में, तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा मॉलिक्यूल, तो कार्बन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। तो ये भी अच्छा, कार्बन तो हमारे पास सॉलिड है यहाँ पर, ये हमारे पास जो आ रहा है दिस इज़ कार्बन ब्लैक, ये कार्बन ब्लैक आ रहा है, दिस इज़ आल्सो एन आइलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये सॉलिड है तो वैसे ही सेटल डाउन हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस ऊपर से आपको मिल जाएगी अलग से, ठीक है। पांचवा तरीका हमारे पास होता है इसको बनाने का, ये सब आपने इंटर में पढ़ा होगा, दिस इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। और अगर आपको लगता है आपने नहीं पढ़ा तो सेकेंडरी के रिजल्ट की खैर बनाए आप अपने, अगर आपको याद ही नहीं आ रहा है ये सब पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है, ये कब पढ़ा था, याद आना चाहिए, ये रिजल्ट बहुत बुरा हो जाएगा अगर ये सब पता नहीं चला मैं क्या करूँ। बिल्कुल पढ़ा होगा ना भाई, किसी को याद ही नहीं आ रहा टॉपिक तो ये बहुत खतरे वाली बात है कि सर ये कब पढ़ा था आपने, इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक नहीं थी सेकेंड ईयर में। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, आप अमोनिया की करते हैं, NH3 की करते हैं, क्योंकि सबसे शुरू में यही होता है टॉपिक, स्टार्टिंग यहीं से होता है चैप्टर 2। अच्छा, थर्मल अमोनिया में क्या करेंगे, सेम वही अमोनिया की थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करेंगे। जिस NH3 गैस आप सब जानते हैं इसको अमोनिया गैस कहते हैं, दिस इज द नेम। तो अमोनिया गैस लेंगे, इसकी भी सेम वही थर्मल डिकम्पोजिशन करनी है, ठीक है। और यहाँ पर N2 नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 लगा देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। समझ में आएगी पाँचवा मेथड। हमारे कराची के स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा मसला ये होता है कि वो 9 में पढ़ते हैं, मतलब एक अजीब सी बात है कि 9 में जो है वो पढ़ रहे होते हैं बायोलॉजी, 9 में वो बायो पढ़ते हैं, उसके बाद फर्स्ट में आगे इंजीनियरिंग ले लेते हो और फिर इंटर के बाद कंप्यूटर साइंस ले लेते हो उठा। ख़ास तौर पर जो कंप्यूटर आप में से ज़्यादातर बच्चे जो बैठे होंगे, तो 9 में बायो से पढ़ा है, इंटर में आके इंजीनियरिंग ले लिया और इंटर के बाद कंप्यूटर साइंस ले लिया। अक्सर बच्चे यही करते हैं, मेजॉरिटी, मतलब हमारा एक एम ही सेट नहीं होता मैं क्या करना है। अच्छा, मैं खुद भी ऐसे इंजीनियरिंग को फोकस इसलिए करता हूँ कि उसमें जो है वो आपके पास स्कोप वाइड होता है, एटलीस्ट आप डिफरेंट और फील्ड्स की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी परसेंटेज डाउन है, लेकिन जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट्स वो दूसरी फील्ड की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, वो CS की तरफ रहना चाहते हैं, तो ओके, इंजीनियरिंग एक मदर फील्ड होती है, इससे इंसान हर फील्ड की तरफ जा सकता है। CS का स्कोप थोड़ा सा नैरो होता है। छठा, इसके बाद हमारे पास 6 है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से भी हम इसको बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से जो है ना, इस मेथड से प्योरेस्ट हाइड्रोजन गैस आपको इसी मेथड से मिलती है, सबसे खालिस तरीन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम वाटर लेते हैं और वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। तब आपको पता है कि हाइड्रोजन अलग हो जाएगा इसमें और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो जाती है इसकी, इलेक्ट्रोलिसिस जिसको आप कहते हैं। चैप्टर 7 में मैंने आपको बताया था। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए इधर पर 2, इधर पर नहीं, सॉरी, H2O हाफ लगा दें, चलो देख, तो ओवरऑल बैलेंस भी कर सकते हैं, ठीक। तो आसान काम मुझसे नहीं हो रहा होता है, अरे कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ, ठीक है, इतना आसान बैलेंस है, ये परेशान हो जाते हैं। ओके, नॉर्मली हाफ लगाए कर लेते हैं उसको हम लोग जल्दी में। ओके, बैलेंसिंग आती है ना करनी सबको, यार इसको तो कर सकते, बैलेंस में कौन सी बड़ी बात है, नहीं कर सकते हो अगर बैलेंस, तो फिर रिजल्ट की खैर बनाओ, ठीक है। अगर ये भी बैलेंस नहीं हो रहा तो कितने बहुत कहीं मुश्किल रिएक्शंस आगे आते हैं चैप्टर 4-5 में, आपने देखा होगा। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आपको कहाँ पर ऑब्टेन होती है, सब अलग अलग ना, चूँकि H+ से आपको मिल जाता है ना, और H+ कैटायन है तो ये कैथोड पर ऑब्टेन हो रही होती है और ऑक्सीजन गैस आपको एनोड पर मिलती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो टॉपिक हो गया, दिस इज प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद लास्ट टॉपिक आएगा इस चैप्टर का, दैट इज कॉल्ड हाइड्राइड्स, ठीक है। तो हाइड्राइड्स का टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक है, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ा टॉपिक भी यही आपको पता है, चैप्टर 2 का हाइड्राइड्स।
हाउ कैन वी डिफाइन हाइड्राइड्स? हाइड्राइड्स क्या होते हैं असल में हमारे पास? तो हाउ टू डिफाइन इट? हाइड्राइड्स आर एक्चुअली द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन. बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्राइड्स. हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड्स हाइड्राइड्स कहलाते हैं. बाइनरी कंपाउंड से क्या मुराद होता है कि दो एलिमेंट्स मिले हो जिनमें से एक लाजमी हाइड्रोजन हो. तो बाइनरी का मतलब होता है दो, टू. तो ऐसे कंपाउंड्स जो दो एलिमेंट्स से मिलकर बने हो जिसमें से लाजमी एक हाइड्रोजन हो तो दैट इज कॉल्ड हाइड्राइड. जैसे वाटर एक हाइड्राइड है, मीथेन एक हाइड्राइड है, जो कि दो ही एलिमेंट्स है उसमें से एक हाइड्रोजन. अब हाइड्राइड्स के टाइप हमारे पास कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स. तो हमारे पास काफ़ी सारे टाइप्स के हाइड्राइड होते हैं. आयनिक हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, पॉलीमेरिक हाइड्राइड, मेटेलिक हाइड्राइड, बॉर्डरलाइन हाइड्राइड, अलग अलग तरह के होते हैं. ठीक है. छः हाइड्राइड्स, यस बिल्कुल 6 के 6 हाइड्राइड्स होते हैं. अब वो किस तरह से बनते हैं उसमें ना वो ग्रुप वाइज अलग अलग तरह के हाइड्राइड्स अलग अलग तरह से फॉर्म हो रहे होते हैं. ठीक है. अच्छा, ये काफ़ी डिटेल स्टडीज़ की होती है हाइड्राइड्स की. दिस इज़ सो मच डिटेल्ड स्टडी जो यहाँ पर चल रही होती है. यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको कुछ चीज़ें आपको उसमें बता देता हूँ जो आपको बतानी चाहिए. ठीक है. क्योंकि आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल के लगभग हर एलिमेंट से जो है वो हाइड्रोजन रिएक्शन कर जाता है. ठीक है. अगर पीरियोडिक टेबल अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिज़ाइन करूँ इधर पर, ठीक है, तो लेट्स से कि यहाँ पर हमारे पास दिस इज़ पी ब्लॉक. ठीक है. तो यहाँ पर ये पी ब्लॉक पहले ड्रॉ करते हैं. तो वैसे कल मैंने नहीं ड्रॉ किया था, आज कर देता हूँ यहाँ पर मैं. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम. फिर यहाँ से इसको मिटा देते हैं. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. पोटेशियम से आपका फिर स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से कंप्लीट जो है वो दैट इज़ ट्रांजिशन एलिमेंट से स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से पोटेशियम वाली सीरीज से. और यहाँ पर टोटल हमारे पास 10 कॉलम्स आते हैं. 8 ग्रुप्स हैं लेकिन कॉलम्स 10 होते हैं. दैट्स 1 2 3 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10. ठीक है. इसके बाद फिर यहाँ से आपके पास जो है वो यू नो इट के पी ब्लॉक एलिमेंट से स्टार्ट हो जाते हैं ना, इस तरह से ये कॉर्नर तक जा रहे हैं. हाँ, तो और क्या. तो 3A ग्रुप, 4A ग्रुप, 5A ग्रुप, 6A ग्रुप, 7A ग्रुप, 3 4 5 6 7, 8A ग्रुप. अच्छा, अब यहाँ पर ऐसा है कि नीचे भी आपको पता है कि एक सीरीज़ अलग से नीचे हमारे पास कल बताया था कि 2 अलग सीरीज़ चल रही होती है हमारे पास 14 एलिमेंट्स की इस तरह से चल रही होती है ना. ठीक है. तो ये हमारे पास ग्रुप्स की अगर बात करेंगे तो जो क्या चैप्टर 1 से भी आपको इसमें कॉन्सेप्ट मिल जाएगा जो कल चूँकि मैं नहीं बना सका था, अगरचे कल हम पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे थे. तो ये हमारे पास दिस इज़ ग्रुप 1A, दिस इज़ ग्रुप 2A, यहाँ पर ग्रुप 3A है, then 4A, then 5A, then 6A, then 7A, then 8A. ठीक है. और ये B वाले सारे यहाँ पर आ जाते हैं. 3B से स्टार्ट होता है. 3B, नेक्स्ट 4B, 5B, 6B, 7B. अच्छा, 8B में क्या होता है? 3 4 5 6 7. 7B के बाद ये 3 कॉलम्स में आ जाता है हमारे पास 8B, फिर ये 1B एंड देन ये 2B. इस तरह से होता है. और नीचे हमारे पास, अच्छा, ये जो हमारे पास 1A 2A है, दीज आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ये एस ब्लॉक है ना, कल भी बताया था. और ये जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, पूरा का पूरा 3 से लेकर 8 तक, दिस इज़ पी ब्लॉक. दीज आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ये जो हमारे पास है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज़ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स. इन्हीं को हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है. और ये नीचे जो हमारे पास आता है दिस इज़ कॉल्ड एफ ब्लॉक, या फिर हम इनको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. पता है सबको ये बात?
नहीं पता है तो क्या होगा, पता है ना, पता होना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट में मसला होगा और क्या होगा। अब इतनी बेसिक बात तो सबको ही पता होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर 14 एलिमेंट्स होते हैं और यहाँ पर भी 14 एलिमेंट, नाम नहीं लिख रहा मैंने एलिमेंट्स का। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली जो सीरीज़ चलती है, दिस सीरीज़ इज़ कॉल्ड लेंथेनाइट सीरीज़, और जो सेकंड सीरीज़ चलती है दिस इज़ कॉल्ड एक्टिनाइट सीरीज़। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट्स आते हैं हमारे पास, इसके अंदर है 1A ग्रुप में आता है, दट इज़ हाल ही नहीं की रब से फरियाद। 2A ग्रुप में आता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। 3A ग्रुप में आता है बैंगन आलू गाजर इन थैली। 4A ग्रुप में आता है केमिस्ट्री सर गिव सन की प्रॉब्लम। 5A आता है नसीम पास सब बिंदास। 6A आता है और सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट। 6A आता है फिर कल बाहर आई आत्मा। और 8A आता है हिना और करीना का एक्सरे। ठीक है, अच्छा, इसमें फिर उसके बाद ये आता है ट्रांजिशन में साइंस टीचर वेरी क्रूल मांगे फीस कॉपरेट नहीं कॉपर जिंक। नेक्स्ट है यारी ज़रा निभाना मौत तक रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। नेक्स्ट है ला हफ्ता वरना रेहान उसामा इरफान पिटेंगे और मारेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया प्रोडक्ट टेबल। अच्छा, इसमें अब क्या है कि जो हाइड्रोजन है ना, वो लगभग सबसे रिएक्शन कर जाता है, मतलब अक्सर चीज़ों से रिएक्शन कर जाता है। इसमें हाइड्रोजन जब 1A और 2A से रिएक्शन करेगा, इनसे रिएक्शन करेगा 1A 2A से, तो हमारे पास बनाएगा दिस विल फॉर्म आयोनिक हाइड्राइड। तो हमारे पास आयनिक हाइड्राइड्स बनेंगे। इनसे जब रिएक्शन करेगा 1A 2A से, तो फिर हमारे पास आयनिक हाइड्राइड बनेंगे। जैसे कि मिसाल रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर NaH बन रहा है, दिस इज़ एन आयनिक हाइड्राइड। या फिर अगर हम कैल्शियम से कर दें तो CaH2 बन रहा है, दिस इज़ कैल्शियम हाइड्राइड। ये हमारे पास आयनिक हाइड्राइड्स हैं। आयनिक हाइड्राइड्स इसलिए करते हैं क्योंकि इनके अंदर हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग मौजूद होती है। ठीक है, तो इसमें आयनिक बॉन्ड होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड आयनिक हाइड्राइड्स। जिसमें S ब्लॉक एलिमेंट से रिएक्शन करता है हाइड्रोजन, लेकिन S ब्लॉक के सारे नहीं। अब इसमें 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे बेरिलियम और मैग्नीशियम। ये जो 2 एलिमेंट है बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये हमारे पास अलग तरह के हाइड्राइड बनाते हैं। इनको ये क्या बनाते हैं, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। दे फॉर्म पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। ये 2 बेरिलियम और मैग्नीशियम, मतलब उसमें हम ये कह सकते हैं BeH2 और इसमें N लगा देते हैं, और मतलब N नहीं भी लगाए तो चलेगा, कोई मसला नहीं है। और साथ में MgH2 मैग्नीशियम हाइड्राइड। ये आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाते हैं 2A ग्रुप के ये 2 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास बनाते हैं पॉलीमेरिक हाइड्राइड। चूँकि पॉलीमर्स होते हैं, मतलब स्मॉल, मतलब बहुत सारे लॉन्ग चेन इसमें बेरिलियम हाइड्राइड के बने होते हैं। रीज़न ये होता है कि इनका स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, ये आयनिक हाइड्राइड नहीं बना पाता, इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाता। अच्छा, अब आयनिक हाइड्राइड हमारे पास अगर 1A ग्रुप के एलिमेंट से बन रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखें, तो ये हमारे पास कहलाया जाएगा दिस विल बी कॉल्ड अल्कली मेटल हाइड्राइड। फिर हम उसको अल्कली मेटल हाइड्राइड कहते हैं। और 2A ग्रुप से अगर बन रहा होगा दिस विल बी कॉल्ड अल्कलीन अर्थ मेटल हाइड्राइड। तो ये अल्कलीन अर्थ मेटल हाइड्राइड कहलाएगा। तो ये दोनों ही हमारे पास आयनिक हाइड्राइड है, चूँकि 1A और 2A ग्रुप के एलिमेंट से बन रहे हैं। पॉलीमेरिक हाइड्राइड का बनेगा जब 2A ग्रुप का बेरिलियम और मैग्नीशियम जब ये रिएक्शन करेगा। आपको इतनी सी बात याद रखनी है, डिटेल में नहीं जाना। उसके बाद जब P ब्लॉक एलिमेंट जब साथ में मिलते हैं, वैन P ब्लॉक एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करें, जब ये P ब्लॉक एलिमेंट्स जुड़ेंगे तो फिर ये क्या बनाएंगे, दे विल बी फॉर्मिंग कोवेलेंट हाइड्राइड्स। ये कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाएंगे। कोवेलेंट हाइड्राइड क्यों बनाएंगे, बिकॉज इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगा। कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट, इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग की मौजूदगी होगी, दैट्स वाई दे विल बी फॉर्मिंग कोवेलेंट हाइड्राइड। इस वजह से वो हमारे पास कोवेलेंट हाइड्राइड की फॉर्मेशन करेंगे। अब काफ़ी सारे कोवेलेंट हाइड्राइड बन सकते हैं, अब 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, सभी बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम 3A ग्रुप से अगर बनाते हैं तो मतलब सारे के सारे हमारे पास इसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है। तो यहाँ पर सबको हमें देखना पड़ेगा, मतलब सबको देखना पड़ेगा कि अगर 3A ग्रुप हमारे पास बना रहा है
जैसे कि बोरोन ले लिया, बोरोन का हाइड्रोजन से रिएक्शन किया, डायरेक्ट मैं बना देता हूँ हाइड्राइड, दिस विल बी फॉर्मिंग BH3, बोरोन हाइड्राइड। ठीक है, 4A ग्रुप की बात करेंगे तो 4A ग्रुप से हमारे पास CH4 बन रहा है, मीथेन। 5A ग्रुप से बात करेंगे तो 5A ग्रुप से जैसे कि अमोनिया हमारे पास बन रहा है। 6A ग्रुप से बात करेंगे तो सबसे मशहूर हमारे पास इसमें बन रहा है, दैट इज़ ऑक्सीजन ले ले तो फिर वाटर बन रहा है। 7A ग्रुप से बात करें तो ये हमारे पास बन रहा है HCl, हाइड्रोक्लोरिक, और भी बन सकते हैं, मैं नहीं जा रहा डिटेल में इतनी, टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट में ज़रूरत नहीं इतनी डिटेल में जाने की। तो ये हमारे पास सारे कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं, इन सब के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग पाई जाएगी। अब इसमें हमें नेचर इसकी पता होनी चाहिए कि 3A वाले जो हाइड्राइड्स होते हैं ना, उनकी जो नेचर होती है, 3A वाले और 4A वाले दोनों, इनकी नेचर क्या होती है भाई? ये न्यूट्रल होते हैं, दे आर न्यूट्रल। 5A ग्रुप के जो हाइड्राइड्स होते हैं दे आर बेसिक्स। 6A और 7A के जो हाइड्राइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। तो ये अलग अलग नेचर इनका याद रखेंगे। उसके बाद ये याद रखना है कि कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे पास डेफिशिएंट हाइड्राइड होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हाइड्राइड होते हैं। अब इसमें 3A ग्रुप का जो हाइड्राइड होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। उसमें बोरोन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं आफ्टर द बॉन्डिंग। मीथेन जो हमारे पास होता है, दिस इज इलेक्ट्रॉन पेरेसाइज, इलेक्ट्रॉन पेरेसाइज हाइड्राइड होता है 4A ग्रुप के। और 5A 6A 7A वाले हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हाइड्राइड होते हैं, क्योंकि इन सब के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर मिलता है। तो आपको यहाँ पर नेचर के लिहाज से भी याद करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने आपको नेचर बता दी, नेचर के लिहाज से न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक हो सकते हैं। और यही कोवलेंट हाइड्राइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज और इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो सकते हैं। बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे कोवलेंट हाइड्राइड है। कोवलेंट हाइड्राइड से मरा जो ये सबसे रिएक्शन करके बनेंगे। तो ये हमारे पास 1 2 3 हाइड्राइड्स हमारे पास हो गए, आयनिक, पॉलीमेरिक और कोवलेंट, जो उसके मेन पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर ली। अब इसके बाद मेटेलिक हाइड्राइड्स कब बनेंगे? वो जब वो D ब्लॉक और F ब्लॉक जब ये रिएक्शन करेंगे। तो D ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, जब D ब्लॉक एलिमेंट जब हाइड्राइड्स बनाएंगे ये सारे, दे विल बी फॉर्मिंग मेटेलिक हाइड्राइड्स। इस तरह F ब्लॉक वाले भी जब बनाएंगे, F ब्लॉक एलिमेंट्स वाले, तो दे विल ऑल्सो बी फॉर्मिंग मेटेलिक हाइड्राइड्स। ये दोनों मेटेलिक हाइड्राइड्स बनाएंगे, मतलब ये F ब्लॉक एलिमेंट्स इनर ट्रांजिशन, आउटर ट्रांजिशन। तो इसके ये मतलब हो गया कि D ब्लॉक और F ब्लॉक से हमारे पास हमें मिलने वाला है मेटेलिक हाइड्राइड्स। अच्छा, मेटेलिक हाइड्राइड्स के और भी नाम होते हैं, उसके याद कर लें। मेटेलिक हाइड्राइड्स को ही हम लोग कहते हैं, दे आर नोन एज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स इन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि इनमें क्या होता है कि मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स के सरफेस पर छोटे छोटे होल्स होते हैं। इनके सरफेस पर जो है वो छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिनको इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं या वॉइड्स कहते हैं। उन इंटरस्टिशियल स्पेसेस पर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाती हैं, इसकी वजह से एक हाइड्राइड बन जाता है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। मेटेलिक हाइड्राइड भी कह सकते हैं। एक और नाम इसको कहते हैं, सुना होगा आपने, नॉन स्टेचोमेट्रिक हाइड्राइड्स। नॉन स्टेचोमेट्रिक हाइड्राइड्स, नॉन स्टेचोमेट्रिक हाइड्राइड्स इसको हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनकी एक फिक्स कंपोजिशन नहीं होती है। इनके यहाँ जो, इनके पास जो नंबर ऑफ एटम्स का हाइड्रोजन के ज्वाइन होता है ना, वो रेशोज़ में ज्वाइन होता है, फ्रैक्शंस में ज्वाइन होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, जैसे एक मैं लिखाता हूँ TiH 1.7, पॉइंट में आ जाते हैं उनके अंदर TiH 1.7। या फिर टाइटेनियम के अलावा अगर मैं किसी और से ले लूँ, जैसे कि अगर मैं कॉपर से लेता हूँ तो कॉपर CuH 0.4। तो ये देखो यहाँ पर क्या होता है, पॉइंट्स में आ रहे होते हैं उसके अंदर, पॉइंट्स में। वरना कभी नॉर्मली ये हमारे पास जो है वो जब हम आयनिक हाइड्राइड वगैरह ये सब बनाते हैं ना, तो उसमें पॉइंट में कभी भी नहीं आता, पॉइंट में कभी भी नहीं आता, इसमें पॉइंट में आ रहा होता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन स्टेचोमेट्रिक हाइड्राइड। अब दो, ये तो बस इतनी सी याद रखें। बाकी नेक्स्ट हमारे पास बच गया 2 हाइड्राइड। अब आप लोगों के सामने S से भी करा दिया, P ब्लॉक से भी करा दिया, D ब्लॉक से भी करा दिया, F ब्लॉक से भी करा दिया। अब तो एलिमेंट्स बचे ही नहीं। अब हाइड्रोजन किससे रिएक्शन करेगा? अब कम्बिनेशन होगा 2 हाइड्राइड्स का। जैसे कि S ब्लॉक के ये वाला हाइड्राइड्स 1A ग्रुप के हाइड्राइड्स और ये जो 3A ग्रुप के हाइड्राइड्स, जब ये साथ में जुड़ते हैं तो फिर हमारे पास एक नई किस्म के हाइड्राइड्स बनाते हैं। दे आर नोन एज कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। तो ये भी सुना होगा आपने, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। ये दो हाइड्राइड्स के मिलने से बनता है। तो आप देखते हैं प्रोडक्ट टेबल में सबसे रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन, लगभग तमाम ही चीज़ों से।
तो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड इसलिए कहा जाता है कि ऑल थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड, इनमें तीनों तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। इट कंटेन्स ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, तीनों। इसमें आयनिक बॉन्ड भी मिलेगा आपको, कोवेलेंट भी मिलेगा आपको, और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड जिसको हम कहते हैं वो बॉन्ड भी आपको इसके अंदर मिलेगा। तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स की बात कर रहा था। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स वो हाइड्राइड्स हो जाए ना तीनों बॉन्ड पाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स है, आपने देखो कॉम्प्लेक्स है। अभी सर ने समझाया। तो ऑल थ्री टाइप्स ऑफ हाइड्राइड, तीनों तरह के बॉन्ड है, आयनिक, कोवेलेंट और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, तीनों बॉन्ड पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनता कैसे है? जब 1A ग्रुप के हाइड्राइड्स जब 3A ग्रुप के हाइड्राइड से मिलते हैं तब जाकर हमारे पास कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है। जब ये दो हाइड्राइड्स मिलते हैं, 1A ग्रुप के और 3A ग्रुप के हाइड्राइड्स, इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? इनका जनरल फार्मूला हमारे पास होता है ABH4। ये इनका जनरल फार्मूला आप याद रखेंगे। ए से मुराद कोई भी वो एलिमेंट जो 1A ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, बी से मुराद कोई भी वो एलिमेंट जो 3A ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, और H4 फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे जैसे NaBH4 इज़ एन एग्जांपल ऑफ इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। इस तरह से सोडियम चूँकि 1A ग्रुप का है, बोरॉन 3A ग्रुप का है, ठीक है। इस तरह से LiAlH4 दिस इज़ आल्सो अ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। ऐसे हो सकते हैं बहुत सारे, मतलब 1A ग्रुप के हाइड्राइड्स को 3A ग्रुप के हाइड्राइड से मिलाना पड़ेगा इसके अंदर आपको। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो हाइड्राइड है दिस इज कॉल्ड, अब लास्ट हाइड्राइड क्या बचा? बॉर्डर लाइन हाइड्राइड। अब बॉर्डर लाइन हाइड्राइड कैसे बनेगा? ये कुछ एलिमेंट से मिलकर बनता है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर शेडिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो चीज़ आपको दिख रही है ना, ये जो लाइन में एक ब्लैक कलर की ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस लाइन इज एक्चुअली द बॉर्डर बिटवीन पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बीच का बॉर्डर है ये ब्लैक लाइन जो मैंने ड्रॉ की। अब पी ब्लॉक के बॉर्डर में एलिमेंट्स हैं 2A ग्रुप के एलिमेंट्स, और इस तरह से 3A ग्रुप के एलिमेंट्स। 3A ग्रुप पे कुछ एलिमेंट्स ये सारे। अच्छा, तो ये बॉर्डर हमारे पास आ गया, ये पूरा एरिया। अब ये जो हाइड्राइड्स बनाएंगे ना, ये वाले, दीज हाइड्राइड्स विल बी फॉर्म, ये जो हाइड्राइड बनेंगे हमारे पास इन बॉर्डर लाइन के एलिमेंट्स हैं। दिस विल बी फॉर्मिंग बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि जो नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइड्राइड है दिस इज कॉल्ड बॉर्डर लाइन हाइड्राइड। छठा टाइप है, लास्ट टाइप है हाइड्राइड्स का। तो बॉर्डर लाइन हाइड्राइड कब बनते हैं? जब हमारे पास ग्रुप 2A ग्रुप के एलिमेंट 2B ग्रुप के एलिमेंट्स या फिर ग्रुप 3A के कुछ एलिमेंट्स, सारे नहीं कुछ एलिमेंट जो बॉर्डर में, जैसे गैलियम, इंडियम, थैलियम, जब ये हाइड्रोजन से मिलते हैं तो देन दे विल बी फॉर्मिंग बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। क्यों उनको बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स कहा जाता है? क्योंकि ये एलिमेंट्स बॉर्डर में मौजूद है पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम जिंक हाइड्राइड कहते हैं ZnH2, जिंक हाइड्राइड इज़ अ बॉर्डर लाइन हाइड्राइड, क्योंकि देखो आप जिंक से बन जाए यहाँ से। या थेलियम की बात करें TlH3 दिस इज कॉल्ड थेलियम हाइड्राइड, क्योंकि Tl आप देख सकते हैं ये भी बॉर्डर में मौजूद है। तो 2B और 3A ग्रुप के एलिमेंट जब हाइड्रोजन से मिलते हैं तो दे विल बी फॉर्मिंग बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स, ठीक है। तो ये 6 टाइप्स के हाइड्राइड होंगे हमारे पास। तो आयनिक हो गया, कोवेलेंट हो गया, मेटेलिक हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, पॉलीमेरिक हो गया और बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स हो गए। क्लियर है?